नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने प्रमुख रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं, इन सभी का हमने अध्ययन कर लिया है। पिछले वीडियोज़ में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य के नाम से, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कोई भी अतिरिक्त जानकारी उसमें नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन वीडियोस में बताई गई हैं। तो आप उन वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिएगा। अब आता है हमारा कि आदिकालीन अन्य गद्य साहित्य, जो एक पार्ट जो है हमारा आदिकाल से संबंधित वह रह गया था। आदिकालीन गद्य साहित्य, आज उसको हम कंप्लीट करके हमारा आदिकाल जो है वो उसको हम ख़त्म कर देंगे। आदिकालीन अन्य गद्य साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो रखी गई हैं, जो हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्व रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से होते हैं, जैसे यूजीसी नेट है, जेआरएफ एग्ज़ाम्स है, कॉलेज स्कूल लेक्चरर्स के एग्ज़ाम होते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य अगर आपके सब्जेक्ट डाला गया है, उसमें पॉइंट डाला गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो ग्रंथ हैं या जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण की हो जाती हैं, बहुत महत्व की हो जाती हैं। तो बिना देरी के हम इन्हें शुरू करते हैं। पहली जो रचना आती है हमारी आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत, वो है हमारी प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम जो है, इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। इसमें कुल 4 कवि जो हैं उनकी रचनाओं का संकलन है, यानी कि आदिकाल के जो महत्वपूर्ण अन्य कवि हैं, जैसे कि विद्याधर हैं, षाडंगधर है, जज्जल हैं, बब्बर कवि हैं, इन सभी कवियों की रचनाओं को संकलित करके लक्ष्मीधर ने एक ग्रंथ बनाया, जिसको हम प्राकृत पैंगलम के नाम से जानते हैं। प्राकृत पैंगलम जो है एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, इसीलिए आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए इसका महत्व जो है बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके इस तरह से बन जाएंगे कि प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन हैं। तो प्राकृत पैंगलम जो रचनाकार हैं उसके संकलनकर्ता कह सकते हैं या रचनाकार कह सकते हैं, वो लक्ष्मीधर हैं। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बनता है कि प्राकृत पैंगलम के अंतर्गत किन 4 कवियों की रचनाएं शामिल हैं, तो वो हैं पहले कवि हमारे विद्याधर, दूसरे कवि षाडंगधर, तीसरे कवि जज्जल कवि और चौथे हैं हमारे बब्बर कवि। इन चारों कवियों की रचनाएं प्राकृत पैंगलम के अंतर्गत संकलित की गई हैं। तीसरा जो प्रश्न बनता है वो यहाँ से बनेगा कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए कौन सा ग्रंथ जो है उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो ग्रंथ है प्राकृत पैंगलम, क्योंकि बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ हैं, सटीक ग्रंथ जो इसको हम कह सकते हैं, यह ग्रंथ माना जाता है। दूसरी जो हमारी रचना आती है वो है कुवलयमाला कथा। कुवलयमाला कथा जो है वो उसके कवि उद्बोधन सूरि माने जाते हैं, और यह कथा जो है कुवलयमाला कथा जो है इसकी रचना लगभग 9वीं शताब्दी के अंतराल में मानी जाती है, उसके मध्य की मानी जाती हैं। यह जो कथा है कुवलयमाला कथा उद्बोधन सूरि द्वारा विक्रम संवत 835 ईस्वी में रचित रचना मानी जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुवलयमाला ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि कुवलयमाला कथा में ऐसे प्रसंग हैं जिनके नमूने बोलचाल की तात्कालीन भाषा के नमूने आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यानी कि कुवलयमाला कथा में ऐसे प्रसंग हैं जिसमें बोलचाल की तात्कालीन भाषा के नमूने मिलते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, आपके 2 से 3 प्रश्न यहाँ बन जाएंगे कि उद्बोधन सूरि की रचना, प्रमुख रचना कौन सी है। तो उद्बोधन सूरि की जो प्रमुख रचना है वो कुवलयमाला कथा है, या कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है, तो वो है उद्बोधन सूरि। यह ग्रंथ कब लिखा गया, तो यह ग्रंथ जो है लगभग 9वीं शताब्दी के मध्य में लिखा गया था। कुवलयमाला कथा के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि कुवलयमाला कथा में ऐसे प्रसंग हैं जिसमें तात्कालीन बोलचाल की जो भाषा है उसके नमूने मिलते हैं उसमें। तो ये यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगली जो हमारी रचना आती है राउवेल, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना राउवेल।
जो कि 11वीं सदी की रचना मानी जाती है और रोड़ा कवि इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी कि राउवेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि है। और इसकी रचना काल का जो समय है वो कौन सा है? वो है 11वीं शताब्दी। राउवेल जो रचना है वह रोड़ा कवि जो है उनकी गद्य पद्य से मिश्रित हिंदी की पहली चंपू काव्य जो है वो माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन कई बार परीक्षा में आई हुई है। राउवेल जो यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि गद्य पद्य में मिश्रित हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो प्रथम चंपू काव्य जो है वो है हमारा राउवेल, जिसके कवि हैं रोड़ा कवि। राउवेल के अंतर्गत जो कथा है वो राउल नामक नायिका के नक्शिक का वर्णन इसमें किया गया है। मुख्य रूप से इसमें श्रृंगार रस जो है वो प्रतिपादित होता है और यह एक प्रेम काव्य माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने राउवेल के विषय में कहा है कि हिंदी साहित्य की नक्शिक परंपरा की शुरुआत जो है वो राउवेल से होती है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब आती है कि राउवेल की भाषा कौन सी है? तो राउवेल की भाषा जो है मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश मानी जाती है, परंतु इसमें पचाही भाषा और पूर्वी अपभ्रंश के जो कुछ नमूने हैं या कुछ मिश्रण जो हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न जो हैं वो कवर होते हैं कि गद्य पद्य में मिश्रित हिंदी का प्रथम काव्य कौन सा है? तो वो है चंपू काव्य कौन सा है? तो राउवेल है। और इसमें नगेंद्र द्वारा क्या कहा गया है राउवेल के विषय में? तो नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य में नक्शिक परंपरा की शुरुआत राउवेल से होती है, यह बात कही गई है। बहुत महत्वपूर्ण हमारा यह ग्रंथ है। अगला जो ग्रंथ आता है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है लगभग 12वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है और इसके रचनाकार पंडित दामोदर शर्मा माने जाते हैं। यह जो रचना है अपभ्रंश में रचित आदिकाल का यह व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना जो है व्याकरण ग्रंथ के रूप में की गई है पंडित दामोदर शर्मा जी ने। दामोदर शर्मा जो है महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित कहलाते थे। उनका जो समय है लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है महाराज गोविंद चंद्र का। दामोदर शर्मा जो हैं उन्होंने यह रचना जो है राजकुमार जो कि गोविंद चंद्र के पुत्र थे उनको कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश में जो प्रचलित संस्कृत भाषा थी उसको सिखाने के उद्देश्य से की गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो लाइन है वो हमारी यहाँ से बन जाती है कि अपभ्रंश में रचित आदिकाल का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो अपभ्रंश में रचित व्याकरण का प्रथम ग्रंथ जो है व्याकरण ग्रंथ वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है? पंडित दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में कहा है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। काफी महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, आपको याद रखनी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है इसमें बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा का अच्छा प्रभाव इसके अंतर्गत दिखाई देता है। हिंदी व्याकरण पर भी इस पर अधिक ध्यान दिया गया है, यानी कि हिंदी व्याकरण पर भी इसका ध्यान दिया जाने लगा है। यह जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो आपके 2-3 प्रश्न जो हैं वो बन जाते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है उसके रचनाकार कौन है, या अपभ्रंश में रचित आदिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किस निमित्त की है, वो जो प्रश्न है यहाँ से आपके बनने की संभावना है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगली जो हमारी रचना आती है वर्ण रत्नाकर, बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर इसके जो प्रकाशक है इसके जो रचनाकार हैं वो है ज्योतिश्वर ठाकुर। यह लगभग 14वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के रूप में हुआ था। यानी कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो है इसने प्रकाशन करवाया था वर्ण रत्नाकर का, सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के संपादन में। महत्वपूर्ण जो लाइन है यहीं से बनती है, प्रश्न आया हुआ है यहाँ से।
यह जो रचना है लगभग 14वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है और इसके जो लेखक हैं वो हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, जो कि मैथिली के कवि कहलाते हैं। इसकी जो भाषा है यानी कि वर्ण रत्नाकर की जो भाषा है अलंकारिक है, कवित्वपूर्ण जो रचना है वो मानी जाती है। नायिका का वर्णन भी इसमें तत्सम शब्दावली में किया गया है, यानी कि नायिका के जो नक्श का वर्णन है वो तत्सम शब्दावली में इसमें इसका वर्णन किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण रचना आती है वो है ढोला मारूरा दोहा, जो कि लगभग 11वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है और इसके कवि कुशल लाभ माने जाते हैं। कवि कुशल लाभ द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का यह प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य जो है वो माना जाता है। इसके अंतर्गत ढोला नामक राजकुमार और मारवणी अर्थात मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित की गई है। श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग श्रृंगार रस जो है वो आपको विशद रूप से इस कथा के रूप में देखने को मिलेगा। यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है कि ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन हैं, तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कुशल लाभ हैं। ढोला मारूरा दोहा लगभग किस शताब्दी की रचना मानी जाती है, तो यह लगभग 11वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। ढोला मारूरा दोहा जो है इसे किस काव्य की श्रेणी में रखा गया है, तो ढोला मारूरा दोहा जो है इसे प्रेमाख्यान काव्य की श्रेणी में रखा गया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। हमारे जो राजकुमार होते हैं ढोला, वह कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र होते हैं और मारवणी अर्थात मारू जो होती हैं वह पुंगल के राजा पिंगल की कन्या होती हैं। जब इन दोनों का विवाह हो रहा होता है तब ढोला की जो आयु है वह 3 वर्ष की होती है और मारवणी अर्थात मारू की जो आयु है वह 1.5 वर्ष की होती है। तभी इन दोनों का बाल विवाह जो है वहां पर कर दिया जाता है। यहाँ से जो आरपीएससी ने जो प्रश्न पूछा था आरपीएससी ने पिछले वर्ष कि जब ढोला और मारू का विवाह हो रहा होता है तब ढोला की आयु कितनी होती है, वहाँ पर उत्तर के रूप में आपको 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष इस प्रकार से दिया गया था। उत्तर जो सही उत्तर था वह 3 वर्ष था। अगला जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मारवणी जो है वो किस राज्य की राजकुमारी थी, तो वह पुंगल राज्य की राजकुमारी थी। ढोला जब युवा हो जाते हैं यानी कि बड़े हो जाते हैं तब उनका दूसरा विवाह जो है वह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो जाता है, यानी कि प्रथम विवाह जो है ढोला और मारू का होता है, द्वितीय विवाह जो होता है मालवा की राजकुमारी मालवणी से होता है ढोला का। ढोला जो है यहाँ पर वह सब कुछ भूल जाता है, किंतु मारू जो है वह भूल नहीं पाती हैं अपने विवाह को, अपने पति को भूल नहीं पाती हैं। वह गांव-गांव में जाकर, ढाणियों में जाकर गीत गाती हैं, अपनी विरह कथा को सभी लोगों तक संदेश के रूप में पहुंचाती हैं। पपीहा, सारस, कुंजा पक्षी को भी अपनी विरह व्यथा जो है वह बताती हैं। इस प्रकार से वह गाते गाते उसकी करुण कथा जो है वो ढोला तक पहुंच जाती हैं और ढोला को अपने विवाह की याद आ जाती है। तब ढोला मारू को लेने के लिए पुंगल देश जाता है और उन दोनों का मिलन हो जाता है और ढोला जो है मारू को लेकर पुनः अपने जो नल जो राजा है वहाँ पर चला जाता है। यह जो ढोला मारूरा दोहा ग्रंथ है या कथा है आज भी बहुत लोकप्रिय है। मारवाड़ के अंतर्गत बहुत ही सरस रूप से गाई जाती हैं। यह श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। वियोग श्रृंगार का जो प्रमुख ग्रंथ इसको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत भावों की गंभीरता और राजस्थानी भाषा का परिष्कृत रूप जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ढोला मारूरा दोहा जो है भाव गंभीरता के साथ साथ राजस्थानी भाषा भी इसमें देखने को मिलती है। साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक जो उक्ति है या एक जो दोहा है वो बहुत प्रचलित है ढोला मारूरा दोहा के ग्रंथ के रूप में कि सोरठियो दूहो भलो भती मरवंडरी बात जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। यह जो दोहा है वह ढोला मारूरा दोहा जो कि कुशल लाभ द्वारा रचित है उसमें लिखा गया है। अब आते हैं हमारे महत्वपूर्ण रचनाकार अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय है लगभग 1255 से 1324 ईस्वी के मध्य का माना जाता है और इनका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था।
इनका वास्तविक नाम जो है वो अब्दुल हसन है और ये निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में शुमार थे। यानी कि यहाँ से जो प्रश्न है वो आपका यह बन सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था। तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। साथ ही साथ एक प्रश्न जो है कि खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो वह अमीर खुसरो के द्वारा ही खड़ी बोली का प्रयोग जो है काव्य भाषा के रूप में किया गया था। तीसरा प्रश्न जो यहाँ से बनता है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो हैं वो हमारे अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने लगभग 3 शासक जो राजवंश हैं उनका समय देखा है, जिसमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के लगभग 11 सुल्तान जो हैं इनके समय में रहे हैं, एक के बाद आते जाते रहे हैं। अमीर की जो उपाधि है इनको जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं, इनके द्वारा दी गई। और उन्हीं के भतीजे यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के हत्यारे भतीजे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था, अलाउद्दीन खिलजी जो कि क्रूर शासक था, उनको राजकवि की उपाधि, अमीर खुसरो को राजकवि की जो उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रदान की गई। खुसरो की जितनी भी अधिकांश रचनाएं हैं, जैसे आलिकबारी है, खुसरो की पहेलियां हैं, मुकरिया है, दो सुकने हैं, गज़लें हैं, ये जो सारी रचनाएं हैं लगभग अलाउद्दीन खिलजी के समयकाल की ही मानी जाती हैं। अमीर खुसरो जो हैं इन्होंने 1298 से 1301 ईस्वी के मध्य 5 रोमांटिक मसनबिया जो हैं उनकी रचना की, जिसे हम पंच जंग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पंच जंग के नाम से 5 रोमांटिक मसनबिया अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। ये सारी जो मसनबियाँ हैं उन्होंने अपने धर्म गुरु शेख निज़ामुद्दीन औलिया को समर्पित की हैं। खुसरो के 2 गद्य ग्रंथ भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला जो है खजाइन उल फतह, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो वीर गाथाएं हैं यानी कि विजय गाथा, जिस प्रकार से उसने एक के बाद एक विजय प्राप्त की थी, उन रचनाओं को खजाइन उल फतह में अमीर खुसरो ने लिखा है। दूसरी जो उनकी रचना है एजाज ए खुशवरी, जो कि प्रमुख अलंकार ग्रंथ माना जाता है, यह भी अमीर खुसरो द्वारा ही रचित है। इनकी जो 2 प्रमुख गद्य रचनाएं हैं जो कौन कौन सी, खजाइन उल फतह और एजाज ए खुशवरी। अमीर खुसरो जो हैं वो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुकने, ढकसोले, गज़लें इत्यादि लिखी हैं, जिसमें से जो इनके 2 सुकने हैं, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि उनको पलटाना था, इस प्रकार से। और मुकरिया जो हैं वह आवे तब शादी होवे, उनके बिन दूजा ना कोई, मीठे लागे उनके बोल, ए सखी साजन ना सकी डोल। यानी कि बात को कह के मुकर जाना, ये जो कला थी वो अमीर खुसरो की थी। इसी प्रकार से इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो लिखे हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो जनता का मनोरंजन करना था। अमीर खुसरो जो हैं इनका जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आलिकबारी, अत्यंत ही प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आलिकबारी जो रचना है वो किसकी रचना है, तो आलिकबारी की रचना जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। मुख्य रूप से ये जो आलिकबारी ग्रंथ जो लिखा गया है अरबी हिंदी शब्दकोश के रूप में लिखा गया है। तो प्रथम आलिकबारी ग्रंथ जो हैं वो हिंदी और फारसी शब्दकोश के रूप में लिखा गया ग्रंथ है। अमीर खुसरो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने कहा है कि खुसरो की हिंदी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली है ठेठ खड़ी बोलचाल की जो भाषा है, जिसमें उन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक भी इनको उन रचनाओं में देखने को मिलती हैं। और दूसरी जो है इनकी भाषा वो है ब्रज भाषा, जिसमें इन्होंने गीत और दोहों की जो भाषा है वो लिखी है। यानी कि जितने भी गीत लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, वो ब्रज भाषा में लिखे हैं। तो अमीर खुसरो की जो 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहली है ठेठ खड़ी बोली हिंदी की जो बोलचाल की जो भाषा है वह, और दूसरी है ब्रज भाषा। खुसरो का लक्ष्य ही मुख्य लक्ष्य जो था वो जनता का मनोरंजन करना है। अगले हमारे महत्वपूर्ण कवि आते हैं विद्यापति।
आदिकाल के विशिष्ट कवियों में शामिल विद्यापति को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि मैथिल कोकिल, कवि शेखर और अभिनय जयदेव। ये सभी इनके उपनाम हैं। कभी भी आपको एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि कवि शेखर या अभिनय जयदेव हैं, ये किन के उपनाम हैं? तो ये विद्यापति के उपनाम हैं। विद्यापति का जन्म जो है वो बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी गांव में हुआ था और विद्यापति मूलतः शैव मत के अनुयायी माने जाते हैं, यानी कि शिव भक्त जो हैं वो माने जाते हैं। विद्यापति जिसके आश्रित कवि रहे हैं वे हैं तिरहुत के राजा शिव सिंह, यानी कि विद्यापति के जो आश्रित राजा हैं वो राजा शिव सिंह हैं, जो कि तिरहुत के राजा रहे हैं। विद्यापति के तो पदों का संकलन जो है सर्वप्रथम शारदा शरण मिश्र द्वारा किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं साथियों, वह ये भी पूछा जा सकता है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो राजा शिव सिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी गांव में हुआ था। अब जो आता है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनकी जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं वो किस तरह की रचनाएं हैं और क्यों लिखी गई हैं? तो विद्यापति ने अपने आश्रयदाता की वीरता पर कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो हैं वो 2 ग्रंथ लिखे हैं। अपने राजा जो शिव सिंह जी हैं उनकी प्रशंसा में, उनकी वीरता पर इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जिसमें वीर रस के साथ साथ आपको कीर्तिलता और कीर्ति पताका में वीर रस जो है भरपूर रूप से देखने को मिलेगा, यानी कि यह जो दोनों रचनाएं हैं वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। कहीं कहीं आपको श्रृंगार रस भी इसमें दिखाई देगा। साथियों, यहाँ पर श्रृंगार जो रस लिखा हुआ है, श्रृंगार शब्द, वो गलत है, इसको आप सही पढ़िएगा। इन कृतियों में अपभ्रंश के स्थान पर अवहट भाषा का प्रयोग किया गया है। चूँकि आप जब भी देखेंगे आदिकालीन साहित्य को आप अपभ्रंश के साहित्य में रखते हैं, अपभ्रंश के प्रमुख रचनाओं में हम पढ़ते हैं, किंतु कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है अवहट्य भाषा में इसका प्रयोग किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है? तो ये इनकी जो भाषा है वह है अवहट भाषा, आपको याद रखनी है। अतः यह दोनों अवहट भाषा जो है, अवहट भाषा जो है, इसी में लिखे गए ग्रंथ हैं। कहते हैं कि रानी लाखिमा देवी जो हैं उनके कहने पर ही इन्होंने राधा कृष्ण के भक्ति के रूप में विद्यापति पदावली की रचना की है, जिसे कुछ लोग तो श्रृंगार से परिपूर्ण रचना मानते हैं, कुछ लोग इसे भक्ति से संबंधित रचना मानते हैं। जब इस रचना में, यानी कि विद्यापति की पदावली में माधुर्य भरा भाव जो है वो संगीतमय भाव जो है उसमें देखने को मिलता है। इसी कारण से इनको अभिनय जयदेव भी कहते हैं, यानी कि विद्यापति की जो पदावली है इनकी रचना के कारण ही इन्हें अभिनय जयदेव कहा जाता है। विद्यापति के बारे में और बातें जो हैं वो जान लेते हैं कि विद्यापति की जो पदावली है किसी को कोई विद्वान भक्ति रस न मानकर इसको श्रृंगारिक रचना मानते हैं, जो कि हमने पिछली बार बात करी थी। श्रृंगारिक क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें जो नायक नायिका के जो जिस तरह से गुणों का बखान किया गया है, जिस तरह से इनके दोहों का उपयोग किया है, उसके बारे में कुछ विद्वान जो हैं इसे श्रृंगारिक रचना मानते हैं, और जो कि राधा और कृष्ण की भक्ति के रूप में ये लिखी गई हैं, इसीलिए कुछ विद्वान इसको भक्ति की रचना के रूप में मानते हैं। इसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कहते हैं कि विद्यापति के पद के अधिकतर जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार के ही हैं, यानी कि विद्यापति के पद जो हैं अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक नायिका राधा कृष्ण है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बता दिया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, यानी कि जिस प्रकार से गीत गोविंद के पदों को भी उन्होंने आध्यात्मिक बताया है कुछ विद्वानों ने, उसी प्रकार उन्होंने विद्यापति की जो पदावली है उसे भी भक्ति की जो रचना है वो बता दिया है, जबकि यह जो रचना है मूलतः श्रृंगार से परिपूर्ण रचना मानी जाती है। श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वानों में प्रमुख रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, रामरक्ष बेनीपुरी हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। ये तीनों जो विद्वान हैं उनका नाम आपको याद रखना है, जो कि श्रृंगारिक कवि मानते हैं विद्यापति को।
कई बार परीक्षा में पूछा है कि निम्न में से विद्यापति को श्रृंगारिक मानने वाले कवियों की श्रेणी में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामरक्ष बेनीपुरी और जैसे कि रामकुमार वर्मा है, एक नाम और दे देंगे हरप्रसाद शास्त्री वगैरह, इस तरह से नाम दे दिए जाते हैं। तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं जिन्होंने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं रामरक्ष बेनीपुरी और तीसरे हैं राम कुमार वर्मा। तीनों ही राम से शुरू होने वाले नाम हैं, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो विद्यापति के लिए कहते हैं कि विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वय संधि में ईश्वर सत्ता कहाँ है, सद नाता में ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, आपको याद रखनी है कि यह लाइन विद्यापति के बारे में किसने कही है। तो यह जो लाइन है विद्यापति के बारे में राम कुमार वर्मा जी ने कही है, याद रखनी है आपको। अगली जो बात आती है कि विद्यापति के पदों का जो संकलन है वो शारदा शरण मिश्र ने किया है, हमने पहले पढ़ लिया है। किंतु कुछ विद्वान जो हैं इनको भक्त कवि भी मानते हैं। कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो इनको भक्त कवि मानते हैं, जिसमें से प्रथम जो आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास आते हैं, पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी आते हैं, पंडित शिवनंदन ठाकुर आते हैं, प्रोफेसर जनार्दन मिश्र आते हैं। ये सारे जो कवि हैं और साथ ही साथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ये विद्यापति को भक्त कवि के रूप में बताते हैं और कहते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो सारी श्रृंगारिक रचनाएं न होकर भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं हैं। और इसी कारण से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो कहते हैं कि इनकी जो पदावली को धर्म ग्रंथ या भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा देने वाला साहित्य माना जा सकता है। यह बात किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ से जो भक्त कवि मानते हैं वो कौन से हैं कवि? हमारे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पंडित शिवनंदन ठाकुर और प्रोफेसर जनार्दन, साथ ही साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जबकि जिन्होंने श्रृंगारिक कवि माना है उसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, साथ ही साथ रामरक्ष बेनीपुरी जी आते हैं और राम कुमार वर्मा आते हैं जिन्होंने श्रृंगारिक कवि माना है। तो साथियों, आज हमने आदिकालीन गद्य साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उन सभी का बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके, आप इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को गति दे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। थैंक यू।